अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम लोगों ने लंग पैथोलॉजी स्टार्ट की थी। इंशाल्लाह मैं आज आपको जल्दी से उस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। हमारे पास जो अब मैं स्टार्ट करने की ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। याद रखना ये चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन हमने हर टॉपिक इसका जो है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना होता है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें फिर भूल जाती हैं और अनइंपॉर्टेंट जो है वो आपको टाइम जाया कर देती हैं। तो आपने थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब जो बीच में से ARDS का एक टॉपिक मैंने छोड़ा, मैं एंड में टाइम मिला तो उसे जरूर कराऊंगी, लेकिन वो आता नहीं होता, इस वजह से मैंने जरा उसे थोड़ा स्किप किया है। स्टार्ट हम पहले करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझे ना किसी चीज की कोई जान है चैप्टर की, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ठीक है, आपके MCQ SCQ हर लिहाज से इनके कुछ सिनेरियोज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यू शुड नो देम, ताकि आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि वो वाली लंग डिजीज है जिसमें रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो कोई रास्ता रुक जाए, लेकिन लंग का जो अपना टिश्यू है वो पहले उसमें कोई फाइब्रोसिस या कोई स्कारिंग नहीं होगी। ठीक है, जो इस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में जो चीज नहीं होगी, जो चीज एब्सेंट है, वो फाइब्रोसिस है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, किसी किस्म की फाइब्रोसिस, किसी किस्म की स्कारिंग, कोई ऐसी चीज लंग टिश्यू में नहीं होगी जो कि लंग टिश्यू को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक देगी। ठीक है, फाइब्रोसिस क्या करता है? अगर फाइब्रोसिस किसी जगह पर, सपोज मेरे पास लंग है और यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो ये जगह बिल्कुल एबनॉर्मल एबनॉर्मल कहूंगी, बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगी और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं शो होगी, बिकॉज ये जगह बिल्कुल खत्म होगी एक तरह की। तो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ना फाइब्रोसिस नहीं होता। यहाँ पर आपका रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, आपके पूरे एयरवे के पाथवे में आ सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज है, ब्रोंकियोज में फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोज होती हैं, टर्शरी ब्रोंकियोज होती हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोज होती हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज होती हैं, उसके बाद आपकी एल्वियुलर डक्ट होती है और फिर एल्विलाई आता है। तो कहीं बार भी ऑब्स्ट्रक्शन से आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें से जो पहली डिजीज अब हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, हमें 4 पढ़नी है: एम्फाइजिमा, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। डिफरेंस के साथ आपको सारी आनी चाहिए और सबके फीचर्स जो मैं आपको बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना एम्फाइजिमा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना है जो कि आपके बहुत ज्यादा आता है MCQ SCQ वाइवा हर चीज में, जो आपने पढ़ा था पहले अपनी फिजियोलॉजी में, FEV1 एंड FVC, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अब आपको याद होगा अपने फिजियोलॉजी में ना काफी सारी लंग की चीजें पढ़ी थी कि वो वाला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये काफी सारी टर्म्स थी। अब मैं सबको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी और सबकी हमें भी जरूरत भी नहीं है, मोटा मोटा से मैं आपको बता दूं। टाइडल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप नॉर्मल एक ब्रीथ में इनटू और इनसाइड और आउटसाइड लेके जाते हैं, मतलब आपकी पहले इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, तो जो नॉर्मल ब्रीथिंग में होता है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वो मतलब होता है ERV, जिसको हम कहते हैं कि वो वाला वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमेशा आप अगर जोर से सांस को एक्सहेल करेंगे, मतलब एक तो होता है नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, आप जोर से सांस बाहर निकालें तो वो रिजर्व वॉल्यूम होता है जो उस वक्त बाहर निकलता है, नॉर्मल ब्रीथिंग में नहीं निकलता। और सेम इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि जब जोर से सांस अंदर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा एयर अंदर जाती है उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्स्ट्रा एयर किस चीज से? नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा। ज़ाहिर है जोर से सांस अंदर लेंगे तो ज्यादा एयर अंदर जाएगी ना। उसके बाद भी हमारे पास ना कुछ वॉल्यूम बच जाता है। अगर हम पूरे जोर से सांस अंदर करें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समेत करेंगे, और अब पूरे जोर से सांस बाहर करें तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समेत बाहर निकालें, उसके बावजूद लंग में थोड़ा सा वॉल्यूम ऐसा बच जाता है, थोड़े से एल्वियोलाई से बच जाती है जिनमें फिर भी एयर नहीं जाती, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो हमेशा हमेशा रहता है। थोड़ा सा ऐसा वॉल्यूम रहता है जिसमें रहना होता है। ठीक है, चाहे कितना भी जोर लगा लें। तो ये आपकी कुछ जनरल से आपने टर्म्स पढ़ी थी। फिर हमारे पास एक टर्म थी जिसको हमारे लिए जरूरी है और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। ये होता है कि आपने पेशेंट से कहा कि जोर से सांस बाहर निकालो, और उसको आपने चेक किया कि पहले सेकंड में, मतलब उसने जब सांस निकालना शुरू किया, बाहर इनहेल किया पहले, उसके बाद एक्सहेल किया, जब एक्सहेल किया तो पहले सेकंड में उसने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाला है, उसको कहते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। कि पहले सेकंड में उसने जोर से सांस निकालने में पहले सेकंड में कितनी हवा निकाल सकता है। ठीक है, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ये होता है कि वो उसे इजाजत दीजिए कि तुम जोर से सांस बाहर निकालो, और वो शायद 4 या 5 सेकंड ले, या फिर हो सकता है 3 सेकंड ले, जो भी बंदे की अपनी कैपेसिटी, और वो सांस निकालने की कोशिश करता रहे मुसलसल। उस दौरान वो इनहेल नहीं करेगा, वो एक्सहेल ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो 3 4 5 सेकंड और बहुत सारा सांस मजीद बाहर निकाले। उसको हम कहते हैं टोटल जितना वो निकाल सकते हैं मैक्सिमम, वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है। ये बात हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है, आप खुद सोचें। अगर हमारे पास एक बंदा है जो जिसके रास्ते में, अगर ये उसकी, सॉरी यहाँ पर ही मैं बताती, ये ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई में किसी एक जगह पर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं। उसमें क्या होगा, जब वो पहले सेकंड, जब वो सांस जोर से बाहर निकालने का हम उसे कहेंगे,
पहले सेकंड में उसकी सारी एयर बाहर नहीं आ सकेगी। क्यों नहीं आ सकेगी? क्योंकि रास्ते में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन थी, तो उसका FeV1 मार्कली रिड्यूस हुआ हुआ हमें मिलेगा। पहले सेकंड में अगर एक नॉर्मल बंदा, सपोज करते हैं कि जो एयर बाहर निकाल सकता है वो उसका कोई 20 के अराउंड हमारे पास नंबर आता है, ठीक है, वैसे कह रही हूँ, बिल्कुल ये हमने एजम्पशन दी है। लेकिन एक बंदा जिसके रास्ते में एक रुकावट है, डेफिनेटली वो पहले सेकंड में बेशक जोर लगा के निकालने की भी कोशिश करेगा, लेकिन रुकावट की वजह से वो सारी एयर पहले सेकंड में नहीं निकाल सकता, तो उसका FeV1 अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इस बंदे की सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाई में एक रुकावट है। अगर वो मुसलसल कोशिश थोड़ी देर करता रहे 5-6 सेकंड, तो वो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी एयर बाहर निकाल ले जितनी अंदर थी, क्योंकि उसके लंग में जो इन यूं कॉन्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि आपको पता है ना लंग बिल्कुल हार्ड तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करे। कॉन्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि लंग एक्सपैंड जो करता है और लंग जो थोड़ा सा छोटा होता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, ठीक है, ये वाली बात मैं बात कर रही हूँ। तो जो लंग में पेरेन्काइमा में जो एबिलिटी है एयर को बाहर निकालने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई फाइब्रोसिस नहीं है, कोई स्कारिंग नहीं है। अगर कोई फाइब्रोसिस, कोई स्कारिंग नहीं है, इसका मतलब ये कि थोड़ी सी फोर्स जब वो लगाता रहेगा थोड़ी सेकेंड्स के लिए, तो वो सारी एयर बाहर निकाल देगा इवेंचुअली। तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल होगी, क्योंकि 5-6 सेकंड बाद वो सारी एयर निकाल लेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसका लंग का पेरेन्काइमा जोर लगा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारी लगा दी। तो ऐसे बंदे की फोर्स वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल होती है, ठीक है। अब उसके ऑपोजिट अगर एक बंदा है जिसकी ब्रोंकाई में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका लंग का ये वाला सारा एरिया जो है वो फाइब्रोसिस हुआ है, स्कारिंग हुई है, और ये वाला बिल्कुल नॉन फंक्शनल एरिया है। ये ना एयर को अंदर अंदर तो ज़ाहिर इसकी एयर जो आएगी वो हमेशा ट्रैप ही रहेगी और बाहर इससे नहीं जा सकती, क्योंकि ये बिल्कुल भी जोर नहीं लगा सकता, ये बिल्कुल नॉन फंक्शनल एरिया है। अब ऐसा बंदा, जब उसे कहेंगे हम कि पूरी जोर लगा के सांस बाहर निकालो, पहले सेकंड में जितनी एयर वो निकाल, जाहिर वो जोर से सांस बाहर निकालेगा ना, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं थी, तो सारी एयर उसकी लंग में जितनी थी वो बाहर निकल जाएगी, तो उसका FeV1 नॉर्मल होगा, ठीक है, जितनी उसके पास एयर थी वो बाहर निकाल लेगा नॉर्मल। लेकिन अब वो मुसलसल जब कोशिश करता रहेगा अगले 5-6 सेकंड के लिए, तब भी उसकी जो इस एरिया की एयर है वो बाहर नहीं निकल सकेगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया तो नॉन फंक्शनल है पक्का, तो ये वाले एरिया की एयर जो ट्रैप थी वो ट्रैप ही रह जाएगी, यानी कोई एयर ऐसी रहेगी उसकी लंग के अंदर जो हमेशा के लिए ट्रैप होगी, और फिर जाहिर है हर सांस के साथ ऐसे ही होगा कि ये वाली एयर बाहर नहीं निकल सकेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 5-6 सेकंड के बाद भी उसका जो आउटपुट है वो कोई खास चेंज नहीं होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि जितनी वो निकाल सकता था उसने तो पहले सेकंड में निकाल दी, और जो नहीं निकाल सकता वो कभी भी नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब ये है कि FVC ऐसे बंदे का जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है, जो टोटल कैपेसिटी है टू एक्सेल, वो रिड्यूस हुई होगी। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस जो हमारे पास होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट का फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हुआ होता है, क्योंकि रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह होता है। लेकिन जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस होती हैं, जो अगला हमारा सिनेरियो, रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, फाइब्रोसिस या स्कारिंग होती है लंग के पोर्शन की, उनमें पेशेंट पहले सेकंड में तो सांस बाहर निकाल लेते हैं जितना निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी सांस वो बाहर नहीं उससे ज्यादा निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उनका एरिया फाइब्रोस्ड होता है, तो उनमें FVC रिड्यूस होता है। तो इस तरह हम ये चीज चेक करके ना हम पेशेंट्स को ग्रेड करते हैं कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, और फिर हम इन्हें इनका रेशियो लेना होता है। रेशियो किसका? FeV1 डिवाइडेड बाय FVC। अब आप खुद सोचें, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में क्या हुआ है? FeV1 रिड्यूस हुआ है। जब आपका न्यूमरेटर डिक्रीज होता है तो रिजल्ट भी डिक्रीज हो जाता है। तो रेशियो ऑफ FeV1 टू FVC विल बी रिड्यूस्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में क्या हुआ है? ये नॉर्मल है और FVC रिड्यूस हुए। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो रिजल्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, तो रेशियो विल बी इंक्रीज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। अब ये सवाल ना आपके बहुत ज्यादा आते हैं आपके MCQ SCQ वाइवा में, इसलिए आपने इस बात को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये बात समझने के बाद अब हम एम्फिजिमा स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पे। अच्छा, एम्फिजिमा को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक, मैं आपको बात बता दूं, जनरली तो सबको पता है कि एम्फिजिमा में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द एल्वेलाई, मतलब एयर सैक्स आपके इनलार्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारे पास एक्चुअली ये जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वगैरह, इनकी तस्वीर देख के कि होते कैसे हैं। अच्छा बच्चों, ये वाली पिक्चर तो सबको पता ही है डेफिनेटली कि हमारे पास ट्रेकिया है, उसके बाद वी हैव द प्राइमरी ब्रोंकस जो सबसे बड़ी सी होती है, उसके बाद कुछ मेन ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, 2 या 3 मेन ब्रांचेस, वो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं, उसके बाद टर्शी ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स बनती हैं। उसको समझने से ज़्यादा आपने इस चीज़ को समझना जो यहाँ पर लिखे हुए, क्योंकि ये आपके एम्फाइजिमा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपको। हमारे पास आपको होता है लंग्स को हमने डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको भी फिलहाल आप साइड पे कर दें, वो एनाटमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझने की है कि ये अगर हमारे पास एक लोबुलर ब्रोंकियोल है, मतलब ये एक आप समझ लें मेन ब्रोंकियोल है, इसके बाद हमारे पास आएंगी एंड वाली ब्रोंक्यूल्स, ये जो है आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
टर्मिनल के बाद आपकी ये वाली जो लेबल की हुई बड़ी अच्छी सी, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, बिकॉज ये भी आपके रेस्पिरेशन में और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन में पार्ट लेती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद वी हैव दिस एल्व्यूलर, पूरा का पूरा आप समझ लें ये आपका एक, अच्छा ये जो पूरा एक बना हुआ है ये एक एसएनएस है, ठीक है, ये पूरा एसएनएस है। उसमें से अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो बीच में उन्होंने बताया हुआ कि जो सिंगल में सेंटर में रन करी वो एल्व्यूलर डक्ट है, और उसके साइड पे वी हैव एल्व्यूलर सैक्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वी हैव टर्मिनल ब्रोंक्यूल, वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक, और इसमें से जो आपका सारा पोर्शन जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है वो ये वाला है, ठीक है। ये पूरा एक आपका एसएनएस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और इसी को आपको मैं दिखा देती हूँ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में ना, ऐसा नज़र आता है। ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ी अच्छी एक पिक्चर है। यस, ये देख लीजिए, दिस इज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद ये खाली खाली आ गई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के एंड पे ये वाली एल्व्यूलर डक्ट भी उन्होंने लेबल की हुई, सारे जो आपको एयर स्पेस नजर आए सारे एल्व्यूलर सैक्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पिक्चर आती है। ये वाली सारे का सारा तो वीडियो इसी में चलेगी ये एक्सप्लेन करने में। अगले में मैं आपको एम्फेजिमा स्टार्ट कराती हूँ। इसी कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।